नमस्कार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। अपन करने वाले हैं नरेशन के क्वेश्चंस। नरेशन में बेटा सबसे पहले अपन देखें तो सीखने के लिए उसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तब कैसे किया जाता है, तो कुछ पिन पॉइंट्स होते हैं, मैं कह सकता हूँ कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स को पकड़ना सीखो। अगर आपने उन कीवर्ड्स को पकड़ा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वरना एक तरीका ये है कि अगर अपन को सॉलिड चाहिए तो फिर बनाना पड़ता है, तो उसके लिए अपन को टाइम लगेगा। उससे बेहतर है कि कीवर्ड्स को पकड़ो और फिर अपने पास ऑप्शन रहते हैं। तो जहां पर जो कीवर्ड्स मैच कर रहा है वो अपना ऑप्शन हो सकता है, जो नहीं कर रहा है उसको एलिमिनेट कर दो। यानी जो अपना तरीका होता है एक एलिमिनेट करने का, यानी हटा देने का। जैसे सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास नरेशन आ जाए, कभी भी नरेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब उठाना। क्या उठाना? हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि अगर अपन नरेशन की बात करें तो ये बेटा मैंने लिखा नरेशन। नरेशन में दो चीज होती है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में कोई भी चीज जब प्रेजेंट होती है तो इनडायरेक्ट में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? पास्ट हो जाती है। डायरेक्ट में कोई भी चीज जब प्रेजेंट होती है वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाती है? पास्ट हो जाती है, सिर्फ यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्टर को छोड़कर। बाकी जो भी सेंटेंस रहेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो वो प्रेजेंट की पास्ट होगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा इज, एम और ये आर। अगर ये इज एम आर है तो पक्का यहाँ पर अब वॉज या वर ढूंढिए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको पकड़ना सीखो। जैसे हेल्पिंग वर्ब है, या इसके अलावा टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स वाले होते हैं। टुडे का दैट डे होता है, दिस का दैट होता है, दीज का दोज होता है, नाउ का देन होता है, टू नाइट का दैट नाइट होता है। इस तरीके के टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। इस तरीके के वर्ड्स पकड़ी। या इसके अलावा कुछ जो एरर होती है नरेशन बनाने के जो तरीके होते हैं उनको पकड़ना होता है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप हेल्पिंग वर्ब पे ज्यादा ध्यान दे देना। लगभग 70% आपका आंसर इसमें आ जाएगा। लगभग 70% अप्रोक्स आपका आंसर दे देता है। बाकी बचा 30%, तो यार अब 30% तो थोड़ा मेहनत भी करना पड़ती है। 70% मिल गया, ये क्या कम है अपने लिए? 70% अगर मिल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो रही है, और 30% के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, जैसे क्वेश्चन लिखा है अपन ने यहाँ पर लिखा है, ये आर एस का सेंटेंस हो गया। यू क्या हो गया बेटा अपने लिए? सब्जेक्ट। आर क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। अब हमें दिख गया कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो पक्का ये किस में जाएगा? वॉज या वर में। अब आप वॉज या वर उठा लो। जिस ऑप्शन में वॉज वर होगा वो आपका आंसर देगा। वर और वर दो ऑप्शन आ गए, एम और आर, तो ये एम और आर हटा दो। दो हट गए, अब अपने पास कितने बचे? केवल दो। अब दो ऑप्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ में कैसे चेंज होगा। दोनों को मैच कर लो। टोल्ड, टोल्ड, दैट, दैट। यहाँ पर यू आ रहा है और यहाँ पर आई आ रहा है, बस इतना फर्क है। बाकी आइडलिंग, आइडलिंग, अवे, योर, माय और टाइम ये आ गया, क्योंकि यू के साथ यहाँ पर योर है और आई के साथ यहाँ पर माय। तो बहरहाल अपन दोनों में जब आप मैच करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। अगर अपन देखें, फादर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर आइडलिंग अवे योर टाइम, तो यहाँ पर जो यू लिखा है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में अगर यू लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर यू लिखा हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी। ये क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। अब ये इससे चेंज होगा ना, तो यू अगर मी से चेंज होगा तो ये हमें क्या ला के देगा? सब्जेक्ट आई। अब इन दोनों में आई कौन है? ये रहा, तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड वाला। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया? सेकंड वाला। यानी यू ऑब्जेक्ट से होता है, आई और वी सब्जेक्ट से होता है, बाकी के बचे हुए जो थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, जैसे ही, सी, इट, नेम, दे, ये नो चेंज वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यू लिखा है वो मी से चेंज होगा। अगर यू मी से चेंज होगा तो आई ला के देगा, इसलिए यू और मी में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई। ठीक, तो ये हो गया अपना आंसर आई, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो बेटा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कैप्टन सेड टू हिज सन फॉल इनटू लाइन। तो यहाँ पर जो फॉल इनटू लाइन लिखा है ये हो गया बेटा इम्पेरेटिव। ये सेंटेंस क्या हो गया? इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं? टू का। आप टू देख लो कहाँ पर है, ये तो दैट दे रहा है, हटा दो। ये टू है और ये टू है, ये दैट है, हटा दो। अब अपने पास केवल दो बचे कि नहीं बचे? तो यहाँ पर कैप्टन सेड टू हिज मैन,
फॉल इन टू लाइन, यानी कैप्टन ने अपने लोगों से कहा कि आप लाइन में लग जाओ, तो वो कमांड करेगा कि वॉन्ड करेगा, क्या करेगा, कमांड। तो यहाँ पर वॉन्ड है और यहाँ पर कमांडेड है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कमांडेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अस्मिता एडवाइज मी टू गो एंड सी अ डॉक्टर। एडवाइज्ड, अस्मिता एडवाइज्ड मी, ये हो गया आर बी का भाग। और गो, ये यहां से गो एंड सी अ डॉक्टर, ये हो गया आर एस का भाग। और आर एस का भाग जो है वो कौन सा कहला रहा है बेटा, इम्पेरेटिव। कौन सा कहला रहा है, इम्पेरेटिव। अगर ये इम्पेरेटिव है तो यहाँ पर टू आया ना, यहाँ से पता चल गया टू आया है तो पक्का इम्पेरेटिव होगा। इसका मतलब पहला वाला जो सेंटेंस होगा वो केवल गो एंड सी अ डॉक्टर से बना होगा। आप देखो, अस्मिता आस्क शुड, हेल्पिंग मॉडल वर्ब आ रहा है तो मॉडल वर्ब वाला नहीं होगा। शुड आ रहा है मॉडल वर्ब, तो ये भी नहीं होगा। अस्मिता आस्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अस्मिता टोल्ड मी गो एंड सी अ डॉक्टर, यानी इसको क्या बनाया होगा, अस्मिता, और यहाँ पर टोल्ड का इन्होंने क्या रख दिया, गो एंड सी द डॉक्टर, आप जाइए और डॉक्टर को दिखाइए, यानी एडवाइस दे रहा है इंपेरेटिव में। तो ये लिखा बेटा अपन ने एडवाइस्ड। ओ मी, अब ये इंपेरेटिव है इसलिए यहाँ पर क्या दे दिया, टू। और इंपेरेटिव में टू के बाद सेंटेंस जो होता है वो वैसा का वैसा नोट डाउन कर दिया जाता है। चेंजेस जैसी चीज होती है तो कर भी देते हैं और नहीं होती है तो नहीं भी करते हैं, सीधा। इसमें चेंजेस करने वाली कोई चीज नहीं है, तो अपन ने डायरेक्टली क्या लिख दिया, टू गो एंड सी द डॉक्टर। यानी अस्मिता ने मुझे एडवाइस दी कि आप जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। तो ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है इससे, तो आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं नरेशन, अगर अच्छे से अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो यकीन मान के चलना नरेशन ऑप्शन बन जाते हैं। ठीक है, एक आध कोई क्वेश्चन होता है जब मेंस के पेपर देते हैं तो थोड़ा सा बिदा लेता है वो, लेकिन ठीक है इतना तो आपको आना भी चाहिए। कभी कहते हैं कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल रहता है, तो कभी क्या है क्वेश्चन आपको बहुत सरल मिल जाएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि आपको तो क्या टीचर को भी निकालना मुश्किल हो जाता है, तो ये चलता है। सेंटेंस इतना बड़ा लिखा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पकड़ लो। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा है, हैज बीन। अब अपन को अच्छे से पता है कि हैज बीन का क्या होगा बेटा, हैड बीन। आप हैड बीन ढूंढ लो बस। हेडबिन से पहले पहले हेडबिन पर आ जाओ। हेडबिन, वॉज, हैज बीन हटाओ, आंसर ये लो। टाइम लगा क्या, वॉज है, हैज बीन है, इज है, तीनों इसके आंसर नहीं है। और तीनों इसके आंसर नहीं है तो ये हट गया, आंसर क्या कहला, हैडबिन। अच्छा, अब पढ़ना भी जरूरी नहीं है क्योंकि और कुछ नहीं होगा। अगर कोई कीवर्ड हमारी हेल्प कर रहा है और उस कीवर्ड से हमारा एक ऑप्शन आ रहा है, बाकी तीन ऑप्शन है, तो आपको जरूरत भी नहीं है। क्योंकि ये मानकर चलना है कि अगर एक कीवर्ड हमारी हेल्प कर रहा है तो एक ही होता है। हाँ, दूसरा कीवर्ड तब पकड़ो जब आपको ऑप्शन और मिल जाए। जैसे इसमें एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा हेडविन का, तो हमारा आंसर फिर वही है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। अगर एक आध हेडविन को और मिलता तो हम फिर दूसरा कीवर्ड देखते कि यार दूसरे से हमारी हेल्प क्या हो सकती है, फिर हम दोनों में सिमिलर मिलाते, दोनों में सिमिलर है, फिर हम देखते कि इसका जे नहीं इसका जे होता, तो वो आंसर उसको फेंक देता। तो यहाँ फिलहाल कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन, यहां से यहां तक का सेंटेंस क्या हो गया बेटा, आर बी। और यहां से यहां तक का सेंटेंस क्या हो गया, आर एस। और वो भी क्या हो गया, इंपेरेटिव में। वो भी क्या हो गया बेटा, इंपेरेटिव में हो गया। और इंपेरेटिव का भी क्या, नेगेटिव। इंपेरेटिव में भी क्या, नेगेटिव, क्योंकि डोंट लिखा है। तो यहाँ जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, नॉट टू का। और नॉट टू के बाद जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा है वैसा का वैसा। आप नॉट टू देखो, द पुलिस ऑर्डर द थीफ नॉट टू, और ये डोंट हट जाएगा, मूव। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बाकी में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, ये टू नॉट हट जाएगा। हेल्पिंग वर्ब अगर हमें चाहिए नहीं तो आंसर क्या कहलाएगा, पहला वाला। यानी थोड़ी बहुत चीजें अगर हमें समझ में आती है तो आंसर हमारे हाथ में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इज एम आर क्वेश्चन देखा, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, कोई बात नहीं, जस्ट नाउ चले जाओ। इज एम आर का है, सीधा उठाओ, किस में ले जाओगे बेटा, वॉज या वर्ब में। जैसे ही आप वॉज वर्ब में ले जाओगे आप उठा लो, सभी में वॉज वर्ब। अब देखोगे तो सभी में क्या है, वॉज वर्ब है, ठीक है। अब कोई बात नहीं, अब मैंने कहा था ना कि 70% हेल्प करेगा, 70% में यहाँ क्वेश्चन फंस गया। अब क्वेश्चन फंस गया, अब हमें एक एक चीज देखना पड़ेगी, और वो भी बहुत कम समय में, ऐसा नहीं कि चीज देखना पड़ेगी तो अब देखे ही नहीं।
या फिर बहुत ज्यादा समय लगा लें, या फिर हम ये कह दे कि स्किप कर दे कि निकलो यार आगे का करो। नहीं, क्वेश्चन अगर तुम्हें ऐसा देखे तो क्वेश्चन को देखा करो बेटा सरल है, उसको अगर वो बिदा रहा है तो क्या हो गया, क्वेश्चन तो सरल है ना। क्वेश्चन अगर सरल है तो उसको तरीका पकड़ना सीखो, स्किप करना नहीं कि नहीं आ रहा है यार चार ऑप्शन है तो आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं करना। ये हो गया। अब हमारी मदद कर देगा जस्ट नाउ। ठीक है, जस्ट तो जस्ट ही होता है, या इसको हटाओ, ये नाउ लिखा है, नाउ का होता है बेटा देन, नाउ देन और ये नाउ हटा दो, आ गया। अब अपन इसमें क्या देखेंगे कि फर्स्ट और फोर्थ हट गया, अब कौन सा बचा अपने पास, सेकंड और थर्ड। सेंटेंस के लिखा है सेड, और यहां से यहां तक का जो सेंटेंस है ये क्या है, सिंपल। अगर ये सेंटेंस सिंपल है तो यहाँ पर आस्क नहीं आएगा, आस्क तो इंटरोगेटिव में आता है, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला। बताओ सेंटेंस पढ़ा क्या। जब पहले सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर का क्या होता है, वॉज वर्ब चारों में आ रहा। फिर मैं दूसरे के पास गया, नाउ के पास, मैंने तब भी सेंटेंस नहीं पढ़ना चाहा, मैं किसके पास गया, नाउ के पास। नाउ ने मुझे क्या दिया, देन, कि मुझे तो देन में चेंज करो कि प्रेजेंट का पास्ट होगा, यानी प्रेजेंट की कोई भी कंडीशन होगी तो वो पास्ट में चली जाएगी। नाउ का देन हुआ, मेरे दो ऑप्शन हट गए, मुझे दो ऑप्शन मिले। अब दो ऑप्शन में मैंने ये देखा कि सेंटेंस सिंपल है तो वो आस्क्ड तो होगा नहीं, आस्क्ड तब होता है जब इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो, इंटरोगेटिव हो या डबल इंटरोगेटिव हो तब अपन आस्क का प्रयोग करते हैं, तो ये तो है नहीं है, तो पहला वाला हट गया, सेट का सेट आएगा, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद अगला देखें तो सेंटेंस में सबसे पहले तो कैन यू एक्स, जैसे ये कैन यू एक्सप्लेन दिस, ये सेंटेंस लिखा है, कैन पहले लिखा है, तो इसको अपन कहते हैं इंटरोगेटिव। इसको क्या कहते हैं बेटा अपन, इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव। होगा कि नहीं होगा इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले कैन उठाओ। अब जैसे ही अपन कैन उठाएंगे तो कैन का क्या होता है, कुड। आप कुड देखो कहाँ कहाँ, ये हो गया कैन और ये हो गया कैन, हटा दो, दो हट गए। अब हमारे पास दो बचे, दोनों को मैच करो। टीचर आस्क द स्टूडेंट वेदर ही कुड एक्सप्लेन एक्सप्लेन दिस और ये दैट, यानी अपन देखेंगे तो सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक सेम आ रहा है, एक्सप्लेन तक सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट वेदर ही कुड एक्सप्लेन, सेम आ रहा है। बस एक जगह है कि एक जगह दैट लिखा है, तीसरे वाले में दिस लिखा है और चौथे वाले में दैट लिखा है। तो यहाँ पर जो दिस लिखा है, दिस चेंज होता है किस में बेटा, दैट में, तो आंसर क्या कहलाएगा, दैट वाला, फोर्थ। आ गया। तो ये तरीके होते हैं करने के, ठीक है। इतना इंग्लिश इंग्लिश जो है ना, और इंग्लिश के टॉपिक हैं वो इतने ज्यादा बेकार है। कई बार क्या होता है कि आप काफी लोगों से ये सुन चुके होते हैं कि वो होता है चुटकुले कर देते हैं, चलता रहता है, कोई बात नहीं। हर चीज में तो हर सब्जेक्ट अपने अपने तरीके से होता है। जैसे हम पढ़ते थे तो एक बार एक टीचर ने हमको बताया कि मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमने कि मैथ्स का फुल फॉर्म मैथमेटिक्स होता है यार, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने जस्ट जो कहा कि मैथ्स का फुल फॉर्म होता है मेरी आत्मा तुम्हें हरदम सताएगी। एम फॉर मेरी, ए फॉर आत्मा, टी फॉर तुम्हें, एच फॉर हरदम और एस फॉर सताएगी। तो अब अगर हम इस बात को सुन लें और मैथ से डर जाए तो ये हमारी गलती, हमारी बेवकूफ़ी है। इंग्लिश में कई बार आपने सुना होगा, कहते भी हैं यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने भी सुना और सब लोग कहते हैं कि इंग्लिश में एक ही शब्द के कई कई मतलब होते हैं। तो अब क्या करें, इसके होते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्टों के होते हैं, तो क्या करोगे। हिंदी में भी अगर अपन देखे जाए तो हिंदी में बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, तो क्या करोगे आप फिर उसका। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जो कैसेट चलती है उसको सीडी कहते हैं, कैसेट भी कह देते हैं। पंजाब में जाओगे तो वही उसी चीज को तवा कहते हैं। अब अब हमारे यहाँ पे जिस चीज को तवा कहते हैं पता नहीं वहां क्या कहते होंगे। तो यार उसमें भी द्वंद है, द्वंद हर चीज में होता है, पर द्वंद के चक्कर में कभी कोई भाषा बेकार नहीं होती, कभी कोई सब्जेक्ट बेकार नहीं होता। और वही चीज आपके दिमाग में बैठी और इंग्लिश आपको बुरी लगती है, इंग्लिश उतनी बुरी नहीं है जितना आपके दिमाग में बैठे। और स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के, इंग्लिश अगर बेकार होती तो आप देख लीजिए हर चीज इंग्लिश में क्यों है, तो इतनी बेकार नहीं है। और उसमें भी तड़का जब लग जाता है, जब एक पढ़ा लिखा और एक सभ्य शिक्षक उसको भी मतलब कहीं ना कहीं, और जैसे मान के चलो इंग्लिश वाला तो इंग्लिश की बुराई करेगा नहीं, मैथ वाला है, मैथ वाला इंग्लिश की बुराई कर देगा, या अन्य सब्जेक्ट का है वो इंग्लिश की बुराई कर देगा, कोई कोई। अरे भाई ये चीज बंद करो, चीजें सबरी अपनी अपनी जगह पर, सभी चीजों में अपना अपना एक एक रस है, एक आनंद है, सभी चीजें अपनी जगह पर सही है, हर चीज है।
आपको पता है वर्ल्ड में एक साइंटिफिक लैंग्वेज भी अलग होती है। वो वर्ल्ड की किसी भी देश की, किसी भी जगह की, किसी भी प्रांत की, किसी भी शहर की, किसी भी कुछ की कोई जगह नहीं मानता है, कोई भाषा नहीं मानता है वो। उसको वो उसने जो कहा है वो उस भाषा को मानता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? उसके पीछे का रीजन उन्होंने ये रखा कि हमें किसी के हिसाब से नहीं चलना, हमें अपनी भाषा रखेंगे तभी हम वर्ल्ड में कुछ जेनेटिक कर पाएंगे। ठीक है, तभी आप जब अपने एसएससी की तैयारी करते हो तो बायोलॉजी साइंस जब आप पढ़ते होगे तो साइंस में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें होती होंगी जिनके आप साइंटिफिक नाम याद करते होगे। जैसे सांप हो गया, सांप का आप करते होगे नाजा नाजा, काऊ का करते होगे इंडिगो, करते ना कि तो ये नाम क्या है? भैंस कहने में क्या दिक्कत है? तो क्या पूरा वर्ल्ड थोड़ी ना से भैंस कहेगा? तो बेटा गाय है, गाय हम कहते हैं, जरूरी थोड़े पूरा वर्ल्ड कहेगा। काऊ है, काऊ जरूरी थोड़े पूरा वर्ल्ड कहेगा। तो साइंटिफिक ने द्वंद ना हो, किसी चीज में मिस्टेक ना हो, किसी चीज की दवाई बन रही है उसको लेकर उनमें कोई मतलब विरोधाभास ना हो जाए कि यार मैं तो ये कहना चाह रहा था वो कुछ और समझ ले, तो उसके लिए उसने उन्होंने अपनी भाषा अलग रखी है। तो ये तरीके होते हैं, सब में कमी होती है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस बात को समझो, जाना इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है, और जब इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है तो इंग्लिश को सीखो, ये फालतू की बातों में मत आया करो। ठीक है। फिर से क्वेश्चन, नंदिता से टू नितिन, पहला क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कैन यू सॉल्व दिस सम? कैन का उठा लो, क्या आ जाएगा बेटा? कुड। ठीक है, आप उठाओ सबसे पहले कुड, सभी में आ गया, बहुत बढ़िया। अब सभी में आ गया, कोई दिक्कत ना। नंदिता नंदिता, आस्क आस्क, नितिन नितिन, इफ। अब ये कुड कुड ही। अब देखो कैन का तो क्या होगा बेटा? कुड। अब ये जो सेंटेंस है ये हो गया इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव। अब आपको समझना है कि जो इंटरोगेटिव है ये बनता है सिंपल, सिंपल बनेगा तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा कुड, और कुड के बाद फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस तरीके के सेंटेंस चलना चाहिए, ये इफ और ये इफ। ठीक है, यहाँ आ गया कुड और ये कुड, और इसके बाद ये हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव नहीं चाहिए हमें, सिंपल स्ट्रक्चर चाहिए। अब सिंपल स्ट्रक्चर ये दोनों है, अब दोनों को मिला लो, कुड कुड, सॉल्व सॉल्व, दिस दिस, और ये सम। तो ये दिस है और ये क्या है? दैट। ठीक है, तो यहाँ पर दिस का क्या हो जाएगा बेटा? दैट। दैट कौन से में? फोर्थ में आंसर। ठीक, चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें, आई एम, एम का उठा लो, एम का क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले आप उठाओ वॉज वर। आप देखें वॉज वर कहाँ है? हेयर, ये तो इजी है, वॉज वर इज है, हटा दो, वॉज वर दो में मिल गया। ठीक, अब आई को अपन ही से बदलेंगे तो आई को विल से बदलेंगे तो ही आ जाएगा, विल सेड दैट ही वॉज। ठीक है, ही वॉज देयर। अब यहाँ क्या लिखा है? हेयर, हेयर का होता है देयर, प्रेजेंट का पास जाएगा तो ये हेयर है और ये देयर है, तो आंसर क्या कहलाया? सेकंड। कीवर्ड्स ये हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखें। सबसे पहले आप उठाओ हैव, हैव का क्या होता है बेटा? हेड। ठीक है, आप उठाओ हेड कहाँ है? ये हेड है, हैव हटा दो, ये सोडा आ गया, हटा दो, ये हेड और ये हेड। अब दोनों में मैच कर लो, ये ही दे रहा है और ये दे रहा है। तो यहाँ पर ही सेड दैट वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया। तो हमने अपना काम कर लिया तो प्रेफरेंस देंगे कि हम कितने हैं? बहुत सारे लोग हैं, तो प्लूरल में ले जाएंगे, प्लूरल में दे जाएंगे। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर थर्ड वाला माना, दे वाला। ठीक है, तो डन देयर, और यहाँ पर लिख दिया वर्क। दोनों में ही है क्या? अच्छा यहाँ पर ही है, तो ही में नहीं जाएंगे अपन, किस में जाएंगे? दे। तो इस तरीके से जो 10 क्वेश्चन थे अपन ने जो किए, उसमें मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी थी कि कीवर्ड से कैसे पकड़े जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया हो तो कमेंट करना। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी में इंग्लिश में जो वीक है और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर परेशान रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना होने की जरूरत, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हिंदी मीडियम के साथ में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन आराम आराम से पढ़ेंगे, उस चीज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस आपका सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।